एक्स प्लस b1y इजिकल टू c1 है, और अदर इक्वेशन है a2x प्लस b2y इजिकल टू c2 है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करते थे? कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनता है, तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है a1 a2 b1 b2। ये आपके कोफिशिएंट हैं क्या है, एक्स के और वाई का एक मैट्रिक्स बन गया। ऐसे ही वेरिएबल का एक मैट्रिक्स सपोज एक्स है, वो आपका वेरिएबल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक्स एंड वाई, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लीजिए आपका बी, एक आपका मैट्रिक्स बनता है कांस्टेंट का, सपोज यहाँ पे जो है c1 एंड c2 है। तो आपने कल देखा था कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए एक्स इजिकल टू बी, दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ए एक्स इजिकल टू बी। और इसका सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन? सोल्यूशन हो जाता है आपका एक्स इजिकल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, यानी कि आपको सोल्यूशन निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट का, यानी कि कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, ठीक, और बी से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में रहा है? अब देखिए, आप जानते हैं कि ए इनवर्स कब कब एग्जिस्ट करता है, तो केस नंबर 1 यहाँ बनेगा। केस 1 कि आप जानते हैं, पहले एक सेकंड, पहले इनवर्स होता क्या है फिर से देख लेते हैं। इनवर्स निकालने का मेथड क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये क्या हो सकता है? एक केस हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ना जीरो हो, कभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट केस है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो, देन तब क्या होगा? देन देयर इज यूनिक सोल्यूशन, देयर इज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक्स के और वाई के एक एक सोल्यूशन आएंगे। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आप क्या करते हो? देखो वहाँ पे पढ़ा 10th क्लास में क्या, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इसके मीनिंग क्या हो गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? a1 b2 माइनस b1 a2। अब ए इक्वल नहीं है, मतलब नॉट जीरो, और ये क्या है एक्चुअली? डिटर्मिनेंट है। देखो a1 b2 b1 a2, मतलब ये क्या है? यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो। तो आप कहते हैं देयर इज, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो मीनिंग आपका हो गया कि आप कहेंगे कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो देन देयर इज यूनिक सोल्यूशन। ये पहला केस है। केस 2 हो सकता है, केस नंबर 2, केस सेकंड हो सकता है कि आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। जीरो मतलब ए हो गया। देखो 10th में आपने पढ़ा है a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो c1 अपान c2 होगा, या सेकंड केस क्या होगा? a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देखो, तो ये दोनों इक्वल, मतलब डिटर्मिनेंट, इन दोनों से हमें रिजल्ट क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। a1 अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे b1 है b2 है, a1 अपान a2 b1 अपान b2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस b1 a2, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। ठीक, दोनों केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो। तो c1 अपान c2 ये आपका क्या है? कोफिशिएंट का है। c1 अपान c2 क्या है? कोफिशिएंट, यानी बी मैट्रिक्स है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो दूसरा केस हो सकता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब जीरो हो तब क्या होगा? तो इसके दो केस बन जाते हैं, इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस है अगर ए, तो आप इसको छोड़ दीजिए, यानी अब एडजॉइंट पे काम करते हैं,
यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, पहला केस देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स। एडजॉइंट तो आप निकालना जानते ही हैं, एडजॉइंट आप निकालना जानते ही हैं, जब बिना उसके काम नहीं चलेगा। एडजॉइंट और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तब आप कहेंगे कि इसके फिर दो केस आएंगे। एक फर्स्ट केस आएगा, या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब ए जीरो आ जाए तो यानी कि ए वाला केस बन जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा भी बन सकता है कि नो सॉल्यूशन, इसके भी दो केस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है जब जीरो आ जाए। और सेकंड इसमें केस बन सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ए आपका नहीं जीरो आता है, ऐसा भी बन सकता है। जीरो ना आवे तो आप कहेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन। अब ए यानी कि ए वाला केवल केस बनेगा, तो आप कहेंगे ए देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। ये आपके केस बनते हैं कब, जब आपका इक्वेशन किस फॉर्म में हो, यानी कि इस फॉर्म में हो। और इस फॉर्म को हम कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, दैट इज नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन इसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उसके दो केस होते हैं, या एक याद रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो हमेशा यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो दो केस बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, अगर जीरो आ जाता है यानी जीरो मैट्रिक्स आता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसा केस बनेगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट जीरो, यानी कि मतलब यही केवल सेकंड वाला पार्ट आएगा, तो देयर इज नो सोल्यूशन। एक और मैं आपको बता देता हूँ, होमोजीनियस इक्वेशन हो तब क्या सोल्यूशन होते हैं, ताकि मान लीजिए एग्जाम में या कहीं कंपटीशन में ज़्यादा आ जाता है तो आप कर लें। तो इतना समझ में आ गया ना, नोट हो गया है, ओके ठीक है। तो अगला देखते हैं, एक और केस देख लेते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन क्या हो। तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। होमोजेनियस इक्वेशन हो तो क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन मीन्स होता है, दो तरीके के इक्वेशन होते हैं, एक होमोजेनियस दूसरा नॉन होमोजेनियस। तो होमोजेनियस किसको बोलते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझाते हैं, पहले समझिए, यानी कि ए एक्स प्लस बी वन वाई इजकल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इजकल टू जीरो। तो इस तरीके के इक्वेशन को, यानी कि जिसमें केवल लीनियर टर्म हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एक्स इजिकल टू जीरो, इस फॉर्म को हम कहते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ओके। अब आप जानते हैं इसमें भी, अब आप जानते हैं कि यक्स बराबर क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू, आप करेंगे तो क्या आएगा, यक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। इस केस में तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो अब ये भी जानते हैं कि इनवर्स जो होता है, और जीरो में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू जीरो ही आएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक।
तो यहाँ से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फिर मिल रहा है कि इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू फिर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि देखना होगा क्या ए आपका दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बन जाएगा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, नॉट जीरो। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी क्या है, जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होगी। तो इसके मतलब क्या हो गया कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। और क्या सोल्यूशन होगा कि x इजिकल टू जीरो एंड y इजिकल टू जीरो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने देखा 2x प्लस वाई इजिकल टू जीरो, एक्स प्लस 2y इजिकल टू जीरो। अब देखो इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसमें क्या केवल एक ही सोल्यूशन सेटिस्फाई है कि जीरो और जीरो। ठीक, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। ये बात सब समझ में आ गया। एक दूसरा केस हो सकता है यहाँ पे, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो। सेकंड केस आ सकता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने लिया 2x प्लस वाई और यहाँ पे कर दिया 2y इजिकल टू जीरो और x प्लस वाई इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो। अब तो देखो यानी कि अब देखो x प्लस वाई ही आएगा ना, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस केस में जीरो है। इस केस में आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो देयर इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आपका हो जाएगा देयर इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसे होगा, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे y इजिकल टू क्या हो गया, माइनस एक्स। अब x का वैल्यू जो है आप कुछ भी पुट करेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू v पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस v। तो यानी कि उसी के फॉर्म में आंसर आते जाएंगे। तो आप कहेंगे कि देयर इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ द वेरिएबल ऑफ v। तो ये आपके जो हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के होते हैं। तो आपको कोर्स में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, तो उसी पे आप कंसंट्रेट होते हैं। लेकिन मान लो 1 मार्क्स के क्वेश्चन सब आते हैं तो थोड़ा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आजकल 1 मार्क्स के बड़े इम्पॉर्टेंस हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चन क्या क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट कि इक्वेशन कितने तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस, दूसरा नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में दो टाइप हो गए। नॉन होमोजीनियस इसको बोलते हैं ax इक्वल टू b। इसके दो टाइप कौन कौन से थे, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो तो यूनिक सोल्यूशन है, ये कितने होते हैं, यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो है जीरो मैट्रिक्स आता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो मैट्रिक्स, तब क्या होगा, तो भी इसके दो पार्ट हैं। अगर जीरो आ जाता है तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, और बी क्या होता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर सेकंड पार्ट है अगर इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है आपका नॉट जीरो है, तो आपका क्या होगा, एक ही बात आएगी, देयर इज नो सोल्यूशन। ये आप याद रखना, 1 मार्क्स के लिए कहीं क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग रूल, कैसे हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ठीक है, एग्जांपल से सीखते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे इसके
एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्यूशन। ए है, मान लीजिए आपका, पहले टू वेरिएबल का लेते हैं, x प्लस 2y, x की वैल्यू मान लीजिए हमारा हमने चूज किया 2 और y की वैल्यू 1 चूज किया है, ठीक है। तो कितना 2 और 2 4 है, और यहाँ पे हमने ले लिया 3x माइनस y, तो 6, 2 3 जा 6 में से 1 जाएगा i। ये सपोज हमारे दो इक्वेशन हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस मैट्रिक्स मेथड से आपको निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है, तो ए को पहले पहचानेंगे। तो ए क्या है, कोफिशिएंट है। तो इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 3 2 एंड -1। ये आपके कोफिशिएंट ए के हो गए। वेरिएबल क्या है, यक्स। यक्स क्या है, आप वेरिएबल आपका वेरिएबल जो है आपका यक्स एंड वाई है। और कांस्टेंट को हम नोट करते हैं बी से। ये क्या है, 4 एंड 5 है, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स पता करना है, कोफिशिएंट का, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ठीक। और इसको लिख लेंगे। अब ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में हो गया, ए एक्स इजिकल टू बी के फॉर्म में। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स, ठीक है। इतना करते आपको एक नंबर दे दिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, वो आपका 3 वेरिएबल का होगा। 3 वेरिएबल का भी कराएंगे, पहले 2 वेरिएबल का कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें एम है ए इनवर्स निकालना, यानी कि इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो इनवर्स के लिए पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए पे ही डिपेंड करना है आगे। 1 3 2 -1 है, ठीक है। तो 1 3 2 -1 करिए तो कितना आ जाएगा, इधर करेंगे तो -1 और -6 दैट इज -7 आ गया, ठीक। ए की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि नॉट 0 है, मतलब आपका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब इसके हम कोफैक्टर्स, इनवर्स में जानते हैं कोफैक्टर्स निकालने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट कोफैक्टर निकालिए A11। तो A11 क्या होगा, यानी कि इसका 1 A आएगा तो A -1, क्योंकि ये देखना है इसका सम जो इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। A11 ऐसे A12 निकालिए, A12 मतलब A, इसका 3 है केवल, लेकिन 8 है तो पहले क्या लगाओगे आप, माइनस लगा लेंगे। ऐसे A21, 21 मतलब A है, इसका कोफैक्टर 2 केवल आएगा 2। अब A भी 8 है तो इनकी पहले क्या लगाएंगे, इनका सम 8 है ना, 2 1 3, 8 है तो -2 हो जाएगा। और अगला क्या है, A22, 2 मीन्स -1 का तो 1 है, और A इवन है तो ये आपका क्या होगा, 1 होगा। ये हमने कोफैक्टर्स लिख लिए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट जो होते हैं, जो रो में एलिमेंट होते हैं कोफैक्टर, वो किसमें आ जाते हैं, कॉलम में। तो यहाँ पे रो में कौन सा है, 1 3 है, 1 तो -1 -3, और यहाँ पे -2 और 1। आप ऐसे पैटर्न में लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 1 1 यहाँ लिखिए, 1 2 यहाँ लिखिए, ऐसे 3 ऑर्डर का तो 1 3 यहाँ लिखिए। तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया, ठीक। अब तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फार्मूला जानते हैं। ये इनवर्स का क्या होता है, ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आपका 1/-7 और एडजॉइंट है -1 -2 -3 एंड 1। चाहें तो -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। ये आ गया हमारा क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब यक्स निकालते हैं। तो यक्स मतलब
ए एक्स वेरिएबल्स, तो यानी कि एक्स वाई वेरिएबल क्या है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है ए इनवर्स आपका क्या हो गया -1/7 और -1 -2 -3 1 और बी क्या है 4 and 5 ठीक है ना। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करिए, यस मल्टीप्लिकेशन करिए पहले, अरे वाह, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/-7। अब इसमें आप रो का कॉलम में तो -4, 1 का -4, 2 का करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है, 2 5 जा 10 -10, 3 से करेंगे तो -3 4 जा 12 -12 और 1 में 5 का करेंगे +5 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/-7 और यहाँ पे बचा -14 और यहाँ पे 7 -7। अब 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 1/7 से तो कितना आ जाएगा 2 and 1, ठीक है भाई। -7 से 1/-7 करेंगे 14 तो 2 बचा और ये 7 करेंगे तो 1 आ गया, ठीक। तो अब यक्स, अब कंपेयर करिए यक्स के बराबर वाई के बराबर, तो यहाँ से हमें रिजल्ट आ जाएगा क्या, रिजल्ट आ जाएगा। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो ये दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो कंपोनेंट रिस्पेक्टिव इक्वल होंगे, तो यहाँ यक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और वाई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो दैट इज आंसर। यही आपका प्रोसेस, हर क्वेश्चन चाहे 2 आर्डर का हो चाहे 3 आर्डर का, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से पूरा क्वेश्चन है कि पहला ये आपका गिवन है, क्या है, इक्वेशन दिया रहेगा इसी तरीके का, तो आप क्या लिखेंगे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे, किसका, कोएफिशिएंट का। उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। मेरी बात समझ में आ गया, उसको आप कैपिटल ए से डिनोट कर दीजिए, ठीक, ओके। वेरिएबल को यक्स से डिनोट कर दीजिए, कांस्टेंट को बी से, ठीक। तो ये आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म आ जाता है, वो क्या होता है ए एक्स इजिकल टू बी, ओके। तो इसका सोल्यूशन यक्स इजिकल टू होता है ए इनवर्स बी। मीनिंग ये है कि हमें पहले इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, किसका, कोएफिशिएंट का। तो इनवर्स के निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपने इसका कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई -7, क्योंकि आर्डर 2 था, आसान होता है, ठीक। अब इसका हम निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए कोएफिशिएंट, कोफैक्टर्स। तो A11 का कोफैक्टर क्या होता है, इसका रो और कॉलम को गायब कर देते हैं तो बचा क्या -1, तो इसका पहले A11 का -1 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं प्लस होगा कि माइनस, तो इनका सम जो है अगर इवन है तो प्लस होगा, आड है तो माइनस होगा, तो इनका सम जो है 1 1 2 होता है, तो इवन है इसलिए प्लस वही रहेगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक। अब 1 2 मतलब ए वाला, इसका रिस्पेक्टिव रो और कॉलम गायब, तो बचा क्या 3, लेकिन इसका आर्डर क्या है, ऑड है, तो पहले लगा लेंगे माइनस, ठीक। ऐसे 2 1 मतलब ए, इसका बचा ए 2, तो ए भी ऑड है तो पहले क्या लगाओगे आप, माइनस लगा लोगे। अब 2 2 का 1 होगा तो प्लस, ठीक। फिर एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो रो में एलिमेंट होते हैं वो कॉलम में हो जाते हैं कोफैक्टर्स, तो यहाँ 1 -3 को आप कॉलम में लिख लेंगे, -2 और 1 को दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इनवर्स का बारी आता है, तो इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट आपका -7 आ गया, तो यानी कि एडजॉइंट क्या होगा 1/- से और एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्लियर। अब सोल्यूशन पे आते हैं बारी, तो सोल्यूशन क्या होता है, यक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, तो इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी आपका कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब रो के एलिमेंट का कॉलम में मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो अब फिर 1/7 से -7 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 2 और 1। अब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो यानी कि कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हर क्वेश्चन का आपका प्रोसेस होगा। ये बात समझ में आया, तब आगे 3 आर्डर का किया जाए, बोलो।
इस समझ में आया ना प्रोसेस एक क्वेश्चन का पूरा? यही हर क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो अब हम 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं, लेकिन बच्चों इस पर प्रैक्टिस बहुत करना कहें कि हर बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को कोफैक्टर निकालने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो कोफैक्टर को बहुत कायदे से करना, नहीं तो आंसर कभी नहीं आएगा। अब हम लोग 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है? ऑर्डर 3 का, तो इसको मैं मिटाता हूँ और 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखता, इक्वेशन लिखता हूँ, उसको करता हूँ करिए। 3 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का थोड़ा बड़ा होगा इसलिए जगह ज़्यादा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा यक्स, मान लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, यक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, ऐसा हमने अपने आप में सपोज कर लिया। तो यक्स प्लस 2y प्लस 3z कितना आ जाएगा? 1 4 5 और 9 9 5 14, ठीक है? फिर 3x माइनस वाई प्लस जेड, ये कितना आ जाएगा? 3 जैसे 1 बचा, 1 3 4 आ गया। और यक्स प्लस 2y कर देते हैं और माइनस जेड, ये कितना हो जाएगा? 1 4 5 जाएगा 2। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन है हमारा एक, ये क्या है? 3 वेरिएबल्स का, और फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमारा करना है क्वेश्चन को, ठीक है? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है? तो पहले हम लोग वही प्रोसेस फिर अडॉप्ट करेंगे। पहले कोफिशिएंट को लेंगे, कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? उसको हम कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को बोलते हैं ए से। तो ए आ जाएगा कोफिशिएंट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? ए का कोफिशिएंट 1 2 3 3 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1, दैट इज कोफिशिएंट। ये आपका कोफिशिएंट हो गया। वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये आपका, इसको कॉलम मैट्रिक्स में रखते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है? और थर्ड जो है आपका कांस्टेंट को बी से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का, ये क्या है? 14 4 एंड 2, ठीक है? 14 4 एंड 2। अब देखिए मैट्रिक्स किस फॉर्म में हो गया? ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, सेम, यानी कि आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, ठीक? और इनवर्स आप जानते हैं क्या होता है इनवर्स मैट्रिक्स? ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मीनिंग क्या है? पहले इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट मैं यहीं धीरे से लगा लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए आ जाएगा 1 2 3 3 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1, ठीक है? तो इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप। तो चाहिए तो दो, जैसे कल भी 0 करा रहे थे, आप 0 कर दीजिए। C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस 3C1। देखिए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है? तो हमने 0 1 0 0। अब 3 का आपको क्या करना है? 2 टाइम करना है माइनस। तो यहाँ पे 3 है, 2 टाइम माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -7, और यहाँ 3 टाइम माइनस करना है तो 9 में से 1 जाएगा 8, तो यहाँ पर आएगा -8, ठीक है? ऐसे यहाँ पे 1 है, 1 का 2 टाइम माइनस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ का 3 टाइम माइनस करना तो यहाँ पे आ जाएगा -4। कोई दिक्कत नहीं ना? 3 और 1
4, ठीक है, -4 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, और बाकी तो जीरो ही हैं, तो 7 चौक 28, और बाकी यहाँ जीरो ही जाएंगे, और इधर से ये वाला करेंगे तो क्रॉस है ही नहीं है, जीरो है, तो कितना आ जाएगा 28। कोई दिक्कत बताओ? दैट इज 28 आ गया। ठीक, ये हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई विच इज नॉट जीरो, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 3 2 6 3 9 9 में से 8 2 2 2 2 3 हो जाएगा, 3 1 4, ठीक है, सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को इसलिए मैंने बहुत जगह लिए है ताकि आपको कायदे से समझाऊं कैसे करना है। पहले आप यहाँ निकालेंगे A11, तो A11 मतलब इसका, तो इसका रिस्पेक्टिव रो और कॉलम जाएगा। तो क्या है, पहले आप इसको साफ साफ करिएगा, तो फिर इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। ठीक है, 1 -1, ठीक है, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कर लीजिए। अब देखना इसका सम 1 1 है तो इवन है, इसलिए इसमें प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 -1 है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा -1। कोई दिक्कत? ठीक, फिर निकालिए 1 2, यहाँ 1 2 को आप यहीं लिखेंगे ताकि आपको रो को कॉलम में रखना होगा ट्रांसपोज के लिए, तो आपको आसानी होगा। ठीक, तो 1 2 मतलब ये वाला, तो इसका रो और कॉलम जाएगा, तो 3 1 बचा, देखो आपको 3 1 बचा और 1 -1 बचा। ठीक है, तो इसको आप, लेकिन ये देखिए ऑड है, तो ऑड के नाते यहाँ पहले क्या लगाओगे, माइनस लगा लेना आप, तो ये आ जाएगा आपका। अब क्रॉस करिए तो -3 और 1, -3 और -1 -4 हो जाएगा, और पहले ए है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ऐसे ही अब 1 3 लीजिए, अगला है आपका A13, 13 मतलब ए वाला नंबर, इसका लेंगे तो रो कॉलम जाएगा, तो क्या बचा 3 1 और -1 और 2। अब देखिए ये दोनों का सब इवन है इसलिए वही रहेगा, तो 6 + 1 7 आएगा। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे A21, तो A21 बताइए क्या होगा, 21 मतलब ए वाला। अब इसका आ जाएगा 2 3 2 -1 2 3 2 -1। अब देखिए ये ऑड है तो पहले क्या लगाएंगे आप, माइनस लगा देंगे, तो -2 और -6, तो कितना हो जाएगा -8, और यहाँ प्लस है तो +8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। A22 में यहाँ पे देखिए दोनों का सम इवन है इसलिए प्लस रहेगा, 2 2 मतलब ए वाला। अब इसका देखेंगे तो 1 3 -1 -1 1 3 -1 1 -1 सॉरी, ए 1 और -1। ठीक है, तो इसको देखेंगे कितना जाएगा, -1 और -3 -4 हो गया। ऐसे A23 23 मीनिंग ए वाला टर्म। ठीक है, तो 2 3 में क्या आ जाएगा, 1 2 1 2, ये आएगा 1 2 1 2। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, और पहले माइनस रहेगा लेकिन 1 2 1 2 है तो ये 0 ही होगा। अब आते हैं 3 1 3 1 3 1 मतलब ए वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 -1 3 1 2 -1 3 and 1, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा। A3 2 पहले माइनस लगेगा, तो 3 2 मतलब ए वाला, तो 1 3 3 1 1 3 3 1, तो ये कितना होगा 1 और -9, तो -8 आएगा, और ए प्लस कर देगा तो +8 आ जाएगा। और A33 आपको कौन सा होगा, ए वाला हो गया, तो ये होगा 1 2
और 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो दैट इज -1 और 6 -6, तो -7 आ जाएगा। तो हमने ये बना दिया क्या, सारे का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बनाना सीख गए ना, दैट इज द कोफैक्टर्स। ठीक, अब कोफैक्टर के बाद आप निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसलिए हमने इसको देखिए एडजॉइंट, ठीक है। अब आते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स पे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट में देखिए जो रो था वो कॉलम हो जाएगा, कॉलम था रो। तो देखो जो हमने इधर से लिखा था ये रो लिखा है तो ये कॉलम आ जाएगा। तो -1, 4 और 7। दूसरा क्या है 8, इससे नहीं लिख रहे हैं, 8 -4 और 0 है, 8 -4 और 0। और थर्ड क्या है 5, 8 और -7 है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, जो रो थे वो आपके क्या आ गए कॉलम, 5, 8, 7, तो 5, 8, 7 थर्ड कॉलम बन गया। ठीक, ओके। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इनवर्स आप जानते हैं 1 एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/28 और इनवर्स है आपका -1, 8, 5, 4, -4, 8 एंड 7, 0, -7। ठीक है, दैट इज इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। क्यों, सबको इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स आपका ए आ गया 1/28 और ए है -1, 8, 5, 4, -4, 8, 7, 0, -7। और दूसरा क्या है कांस्टेंट क्या है आपका 14, 4 और 2, 14, 4 एंड 2। अब इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व करिए। ठीक है, अगर हाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्या आता है 1/28 मल्टीप्लिकेशन करिए तो 14 आ जाएगा, -14, 8 में 4 करके तो 32 और 5 में 2 करके कर देंगे तो कैसे देंगे 5 2 जा 10। ठीक है, 4 का करिए तो 56 आ गया, -16 आ जाएगा और 8 2 जा +16 आ जाएगा। भाई 4 चौका 16 और 8 2 16। ठीक है, ये दूसरे का आ गया। थर्ड का देखिए, थर्ड का 7, 17, 17, 17, 17, 28, 17, 85, 17, 102, 14 है, 14, 98 98 आ जाएगा। 0 और 7 2 14, -14 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा कहीं मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं हम मिटाना पड़ेगा, देख रहे हैं कि तो हम एडजॉइंट वाले के इसको थोड़ा किसको करें, एक ऊपर वाले को करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/28 और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 14, 32 और 10 ये आ जाएगा 28 बचा और ये बचा 56 में से 16 जाएगा 40, 56 56 नहीं आएगा
ठीक है। और 98 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब फिर 28 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3। तो यक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ आप कंपेयर करिए तो यक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। तो ये ही हमारा माना भी हमने था यक्स की वैल्यू 1 2 3, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखा हमने, ये नीचे वाले से इसको जब सॉल्व कर लिया लास्ट में तो ऊपर, तो देखिए ऊपर आ गया 1/28, 28, 56 और 84। अब 28 से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए सभी को, तो 1 2 और 3। अब कंपेयर कर देंगे, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका मैट्रिक्स मेथड से लगाने का